हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो लेक्चर नंबर 5 तक हमने चैप्टर नंबर 1 के जो हमारी आरबीएससी के अनसॉल्व टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसमें हमने लेक्चर नंबर 5 तक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन परफॉर्म कर लिए थे। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल। आज हम न्यूमेरिकल 1, 2 और 3 यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 मिस हो गया था, हम उसको भी अभी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सबसे पहले ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र घटता है। यही बात एक विद्युत द्विध्रुव के लिए भी सत्य है। क्या दोनों में विद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? ऑन मूविंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस डिक्रीजेस। द सेम इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Does the electric field for both these cases decreases at the same rate? ये कह रहा है कि आप पॉइंट चार्ज से, बिंदु आवेश से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, विद्युत क्षेत्र घटता है। ये देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, बेसिक बात है बिल्कुल, कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, आवेश है, इसके कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप जैसे जैसे इससे दूर बढ़ते रहोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहेगा, विद्युत क्षेत्र घटता रहेगा। वैसे ही अगर एक डाइपोल है तो ये एक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, इससे भी आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, विद्युत क्षेत्र घटेगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि घटेगा दोनों के कारण ही, लेकिन ये समान दर से घटेगा क्या? तो हम उसके लिए क्या देखते हैं, इनके फॉर्मूले देखते हैं। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है एक्सिस के कारण, एक्सिल के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है अक्ष पर वो होता है 2 kp/r³। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सिल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2 kp/r³। तो 2 kp इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, दूरी में क्या संबंध है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है। और इक्वेटोरियल में क्या होता है? अगर निरक्ष पे निकालो तो kp/r³, यहाँ भी प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ई इक्वेटोरियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। तो कहने का मतलब डाइपोल के कारण ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r³, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? kq/r²। अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा? ई पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जबकि डाइपोल के कारण क्या रिलेशन है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। देखिए, जैसे आप डाइपोल के लिए अगर दूरी को दुगना बढ़ाते हो, कितना बढ़ाते हो? 2 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घटेगा? क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना बेटा, विद्युत क्षेत्र घटेगा। कितना घटेगा? इसका क्यूब करो, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? आर का क्यूब करो। तो क्यूब करो 2 का कितना आएगा? 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना घटेगा। किस केस में? डाइपोल के केस में। और पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगा? अगर दूरी को आप दुगना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम होगा? स्क्वायर करो इसका, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करो तो 4 गुना। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है 4 टाइम। यहाँ आप 2 टाइम इंक्रीज करते हो डिस्टेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है 8 टाइम। तो ज़्यादा किस में घट रहा है? तो आप कहेंगे दोनों समान दर से नहीं घट रहे हैं। ज़्यादा तेजी से किसका विद्युत क्षेत्र घट रहा है? तो आंसर है नो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डिक्रीजेज फास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट। ओके, हिंदी में लिखेंगे नहीं, विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वो तेजी से घटता है। ओके, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, बहुत इजी है। फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। द चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम respectively are present on 2 small spheres kept in air at a distance 30 सेंटीमीटर apart. Find the force between them. वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे
दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश हैं, उनके मध्य बल ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, हमें चार्ज दिया हुआ है, Q1 हमें गिवन है 2 × 10⁻⁷, Q2 हमें गिवन है 3 × 10⁻⁷, दोनों की बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, क्या होगी 30 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, याद रखो, भूलो मत, सबको पता होगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस। K की वैल्यू सबको याद है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 30 10⁻², 30 10⁻²। सॉल्व किया, आंसर आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, 2 मेटेलिक आइडेंटिकल स्फीयर्स आर चार्ज्ड with 10 microcoulomb and -20 microcoulomb if they are in contact, यहाँ पे लिखा हुआ है if they are in contact with each other, मतलब दोनों का आपस में contact में लाए, and then kept at same separation as earlier, then find the ratios of forces in final and initial situations। ये क्या कह रहा है कि भाई दो स्फेयर थे, एक पर चार्ज था +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर चार्ज था -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्या किया, दोनों को हमने, और इनकी बीच की डिस्टेंस इनिशियली r थी, अब हमने क्या किया, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लिया है, इसको 10 को और -20 को। जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और दोनों का साइज सेम होता है तो क्या करते हैं, तो दोनों चार्ज को जोड़कर 2 का डिवाइड करते हैं। अब दोनों को हम संपर्क में लिया है तो इससे क्या होता है बेटा, दोनों आवेशों को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो इस पर कितना है +10 प्लस -20 कितना हो जाएगा, -10 और -10/2 कितना हो जाएगा, -5। तो ये बात आपको क्लियर हुई। Q इक्वल टू दोनों स्फेयर पर जब टच करने के बाद कॉन्टैक्ट में लाने के बाद कितना हो गया, -5 माइक्रोकूलम। तो ये कह रहा है इनिशियल जो इन पे फोर्स था वो निकाल लो और फाइनल जो इन पे फोर्स लग रहा है वो निकालो, दोनों का रेशियो निकाल लो। तो अब देखते हैं, अब टच कराने के बाद कॉन्टैक्ट में लाने के बाद इन पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2/r²। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो हो जाएगा K Q²/r²। K की वैल्यू हम रख भी सकते हैं 9 × 10⁻⁹। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने रख दी। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 माइक्रोकूलम, ये रही -5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 याद रखो, और Q² है तो हमने 2 बार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, -5 × 10⁻⁻6। ओके, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस हो गई ये पॉजिटिव। अब देखिए, ये हमने f' की वैल्यू को यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। ये क्या है, आफ्टर कॉन्टैक्ट जो फोर्स है वो है ये टच करने के बाद। अब टच करने से पहले जो फोर्स था वो हम निकाल लेते हैं। तो टच करने से पहले इस पे चार्ज कितना था 10, इस पर चार्ज कितना था -20, तो हमने वैल्यू पुट कर ली K Q1 Q2/r², और एक के आगे देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस मैंने सबसे आगे लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेशियो निकाल लो, इनिशियल और फाइनल का। तो इनिशियल वाला है F, मतलब प्रारंभिक वाला F है, और अंतिम वाला कौन सा है F'। दोनों को हमने अनुपात लेना है, तो दोनों का अनुपात हमने लिख दिया, दोनों का डिवाइड में लिया है और इनको हमने सॉल्व कर लिया, और आंसर कितना आ गया हमारे पास, -8। तो करना क्या था, कॉन्टैक्ट से पहले का फोर्स हमें निकालना था, वो ये रहा, और कॉन्टैक्ट के बाद ये वाला फोर्स है, दोनों फोर्स निकाल के बस दोनों का डिवाइड करना है, और आंसर कितना आ गया हमारे पास, -8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A और B पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इक्वल चार्जेस Q, each one placed at the vertex A and B of an equilateral triangle, find the magnitude of electric field at the vertex C। तो देखिए, A पॉइंट पे भी चार्ज पड़ा है Q और B पॉइंट पे भी चार्ज पड़ा है Q, और आपको C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है सी पर। कहने का मतलब बिंदु ए पर क्यू चार्ज है, बिंदु बी पर क्यू चार्ज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पर आप क्यू नॉट को रख लो। क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत ही ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव हो और जिस पे चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो। अब क्या करेगा, क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ई ए वेक्टर, और ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास ई बी वेक्टर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, दोनों के बीच में से। ये बात आपको क्लियर होगी, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ई ए वेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है, और समझ में आ गया होगा आपको ई बी वेक्टर यहाँ पर, और परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, दोनों के बीच से। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके कारण देखिए फॉर्मूला है ये क्यू और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ई ए, और ई भी सेम हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो दोनों सेम आ गए। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का परिणामी निकल रहा है 20 से, तो परिणामी का सूत्र सबको याद होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको याद होगा वेक्टर में। आर इक्वल टू क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ढंग से नहीं लिखा मैंने, मैं फिर से लिख देता हूँ, वैसे सबको याद है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं। देखो आर इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना वेक्टर में 11th में, ठीक है। तो अब देखो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने लगा दिया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ए ई ए और ई बी के बीच में एंगल कितना है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, सारे एंगल होंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये इक्वल एंड अपोजिट ये वाला भी 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया ई और ई बी के बीच में, 60 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ई ए और ई बी इक्वल हैं, तो यहाँ पर पुट करते हैं ई ए स्क्वायर, और ई बी की जगह भी हम लिख देंगे ई ए स्क्वायर, 2EA इंटू ई ए इज़ ई ए स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने तीनों को सॉल्व किया, तो आगे हमारे पास E इक्वल टू √3EA स्क्वायर, और ये √3 हो गया, और ये ई ए स्क्वायर का बन गया ई ए की वैल्यू हमने पुट कर दी के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तीनों, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, वो आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।